गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया ऑडियो कंटेंट लेकर आया हूँ। ये यूनिट 5 से ही रिलेटेड है। इससे संबंधित हमने आपको 2 ऑडियो कंटेंट पहले ही दे दिया है और ये उसी कड़ी में ये तीसरा ऑडियो कंटेंट है जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ प्रिजन रिफॉर्म इन इंडिया, अर्थात भारत में कारागृह अर्थात जेल सुधार का इतिहास। ये इतिहास से रिलेटेड एक चैप्टर है। आप समझ सकते हैं, इतिहास आपने पढ़ा भी होगा। इतिहास में याद रखना है आपको डेट्स को और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, तभी आपको ये पूरा उत्तर जो है वो परीक्षा में आप लिख पाएंगे। चूंकि किस घटना के बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, तो एक आपको सजा लेना है नोट्स में, और इसी दृष्टिकोण से इसको हमने भी आपको समझाने का कोशिश किया है। तो आइए आज का ये लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूँ। भारत में प्राचीन और मध्यकाल में कारागृहों को सिर्फ प्लेस ऑफ डिटेंशन के रूप में, अर्थात वास्तविक सजा मिलने तक रोक कर रखने के स्थल के रूप में ही जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्याय प्रशासन था वह ज्यादातर मामलों में अपराधियों के लिए मृत्युदंड, अंग भंग, कोड़े मारना, जुर्माना या देश निकाला जैसी ही सजा का प्रावधान करते थे। कुछ मामलों में लोगों को उनके घरों में या निवास क्षेत्रों में नजरबंद कर दिया जाता था। ब्रिटिश काल में 1850 के बाद जब कानूनों को औपचारिक रूप प्रदान किया गया और उसमें कारावास की सजा को स्थान प्रदान किया गया, तब से कारागृहों के निर्माण और उसके व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। शासन द्वारा दंड देने के स्थल के रूप में कारागृहों को मान्यता प्रदान करने के कारण यह स्थान शुरू में निर्दयता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और विभिन्न प्रकार के शोषण के केंद्र के रूप में ही रूपांतरित हुआ था। एक उदार प्रशासक भारत में आए थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। इन्हें काफी पीड़ा हुई कारागृहों की दुर्दशा को देखकर, और इस कारण से 1836 में इन्होंने एक इंडियन जेल रिफॉर्म कमिटी का गठन किया और इसको अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 1838 में दी और खास तौर पर इसमें जो कारागृहों के जो नीचे श्रेणी के कर्मचारी थे उनको इन जेलों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। परंतु यह समिति भी जो थी वह अपने आप को उस सिद्धांत जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसको हम रिट्रीब्यूटिव थियरी कहते हैं, प्रतिशोधात्मक विचारधारा से बहुत अलग नहीं हो पाई थी। और इसी कारण से इन्होंने जो भी सुझाव दिया उसमें बंदियों के लिए मजबूत सेंट्रल कारागृह, जिसको केंद्रीय जेल या सेंट्रल जेल कहा जाता है, के निर्माण और उसमें कैदियों से कठोर प्रकृति के काम लेने की सिफारिश की। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी और सिफारिशें इस समिति ने की थी। समिति के द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रक्रिया के तहत 1846 में भारत में पहली बार आगरा में सेंट्रल जेल की स्थापना हुई। आप डेट याद रखेंगे, 1846 में भारत में पहली बार सेंट्रल जेल या केंद्रीय कारागृह की स्थापना हुई और 1850 में समस्त प्रांतों में कारागृह महानिरीक्षक, जिसको कहा जाता है आईजी प्रिजनर्स, की नियुक्ति की गई। 1864 में जिला कारागृह के अधीक्षक के लिए सिविल सर्जन की नियुक्ति के आदेश प्रदान किए गए। 1864 में एक और
अध्ययन करने के लिए एक अन्य समिति को जो है गठित किया गया था, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुशंसा के आलोक में दो और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन 1870 में आया, जिसको कहते हैं कि जेल नियम पुस्तिका की रचना की गई, जिसको आज भी पॉपुलर है, इसको जेल मैनुअल कहा जाता है। और दूसरा, इस समिति ने जो सलाह दी थी उसके हिसाब से कारागृहों में पृथकीकरण की व्यवस्था, जिसको सेग्रीगेशन सिस्टम कहा जाता है, उसको प्रारंभ किया गया, जिसमें पुरुषों, स्त्रियों, बालकों को एक दूसरे से अलग रखने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो फौजदारी अपराधियों, जिसको कहते हैं, जिस पर क्रिमिनल केस का चार्ज है, को दीवानी अपराधियों, जिसमें खास तौर पर जो सिविल मामले के जो अपराधी हैं उनसे अलग रखने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ इसी समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि जो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं, उनको सजा याफ्ता कैदियों से या आदतन अपराधियों से भी अलग रखने की जो सलाह दी। इसके बाद हम पाते हैं 1877, 1889 और 1892 में क्रमशः तीसरी, चौथी और पांचवी ऑल इंडिया जेल रिफॉर्म कमेटी की स्थापना की गई तथा कई छोटे बड़े सुधार जो हैं वह लाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि अपराधियों से 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। 1897 में रिफॉर्मेटरी एक्ट द्वारा 15 वर्ष से कम आयु के किशोरों को कारागृह भेजने की जगह रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजने की व्यवस्था की गई। तो आप समझ गए होंगे कि 1897 आते आते बच्चों के लिए जो 15 वर्ष से कम उम्र के थे, उनके अब जेलों में ना भेज करके उनके लिए एक अलग तरह का स्कूल बनाया गया। उसका नाम ही था रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधार विद्यालय कहा जाता था। वहां उनको रखा जाता था, जहां पर उसकी संरचना तो जेल की तरह ही होती थी, जेल वाले नियम लागू होते थे, लेकिन वहां उनके पढ़ने लिखने और इस तरह की व्यवस्थाएं, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देने की व्यवस्थाएं की जाती थी, ताकि वो सजा के दिन काट के जब बाहर निकले तो कुछ न कुछ उनके लिए रोजगार जो है वह समाज में उपलब्ध रहे। कारागृहों की व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार, याद रखिएगा, कारागृहों की व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार 1919 के इंडियन जेल रिफॉर्म कमेटी के सुझावों के पश्चात लागू किए गए। ये सबसे लैंडमार्क है। 1919 का जो जेल कमेटी का जो रिपोर्ट था वो सबसे लैंडमार्क रहा है कारागृहों को के नेचर को ही बदलने में। अब कारागृहों को दंड स्थल के रूप में नहीं मानकर सुधार स्थल के रूप में स्वीकार किया गया। इस जो कमेटी थी उसके जो कुछ सुझाव दिए थे, उसमें से कुछ प्रमुख सुझाव थे, जैसे कि अपराधियों का वर्गीकरण एवं पृथकीकरण, दंड की अवधि में कमी, मतलब अच्छा चाल चलन है तो उसके दंड की अवधि को थोड़ा कम किया जाए, इसको अंग्रेजी में रिमिशन कहा जाता है, RIMISSION। इसके अलावा संबंधियों और मित्रों से मिलने की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, 25 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, धार्मिक और नैतिक उपदेश की व्यवस्था करना, कारागृह से छूटने पर आर्थिक सहायता प्रदान करवाना, परिवीक्षा और पोस्टल सेवाओं का आयोजन करना। इस समिति के सिफारिशों का काफी हद तक पालन किया गया तथा 1919 में कारागृहों को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में दे दिया गया। अब तक जो है वो सेंट्रल जेल केंद्र के अधीन चलता था, लेकिन 1919 के बाद से तय किया गया कि जो जेल का संपूर्ण दारोमदार जो है वह राज्यों के अधीन कर दिया जाए, और इस तरह से जो जेल का जो विभाग ही था वह राज्यों के अधीन आ गया। 1919 के बाद कारागृहों में सुधार का ज्यादातर जिम्मा अब प्रांतों पर आ गया, जिसे पूरा करने के लिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समयों पर
विभिन्न तरह की सुधार समितियां भी गठित की गई, जैसे कि 1925 में पंजाब कारागृह अनुयोग समिति, 1946 में उत्तर प्रदेश कारागृह सुधार समिति, 1962 में राजस्थान कारागृह सुधार आयोग, 1972 में बिहार कारागृह समिति जैसी समितियां लगभग हर राज्य में स्थापित की गई। केंद्र सरकार ने भी कुछ सजेशन दिए और उसके लिए उपाय किए, जैसे कि केंद्र सरकार ने 1951 में यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक विशेषज्ञ डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस, ये नाम आपने सुना होगा, वॉल्टर रेकलेस का जो है क्राइम थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके किताब का जो नाम है या इनकी थियरी का जो नाम है थियरी ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट थियरी, ये सिद्धांत 1967 में इनका आया था। तो ये यूएनओ में विशेषज्ञ थे और भारत सरकार ने इनकी सेवाओं को ग्रहण किया और उन्हें जिम्मा दिया कि भारत की जेलों का वो मुआयना करें और आवश्यक जो है सुझाव दें। तो इन्होंने भारत की जेलों का अध्ययन किया और भ्रमण किया और जेल मैनुअल में सुधार करने के लिए सुझाव दिए। साथ ही साथ सुधारात्मक सेवाओं के लिए एक केंद्रीय कार्यालय भी स्थापित करने का इन्होंने सुझाव दिया। उपरोक्त सुझावों तथा कारागृह महानिरीक्षकों, जिसको कहते हैं प्रिजनर्स आईजी, के फीडबैक के आधार पर 1957 में भारतीय कारागृह नियमावली, जिसको मैनुअल कहा जाता है, भारतीय कारागृह नियमावली सुधार समिति का गठन किया गया। आप ये याद रखिएगा कि 1957 में भारतीय कारागृह नियमावली सुधार समिति का गठन, चूंकि उन्होंने रेकलेस महोदय ने कहा था कि जेल मैनुअल में सुधार की जरूरत है, तो सुधार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था भारतीय कारागृह नियमावली सुधार समिति। इसका गठन किया गया था। इस समिति ने 1959 में अपराधियों के वर्गीकरण में गतिशीलता तथा सक्रिय प्रक्रिया अपनाने, कारागृह नियमावली को समय समय पर संशोधित करने, निःसंग एवं एकांतवासी कारावास को समाप्त करने, एक खास टर्म है निःसंग एवं एकांतवासी कारावास, इसको कहा जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसको समाप्त करने पर बल दिया। हर राज्य में अनुसंधान इकाई स्थापित करने तथा भारतीय सुधारात्मक सेवाओं के कार्यालय स्थापित करने इत्यादि के सुझाव दिए। इन सुझावों के आधार पर कारागृह परिवीक्षा, उत्तर संरक्षण तथा बच्चों के लिए सदस्यात्मक सेवाओं में समन्वय हेतु सरकार के गृह विभाग के अधीन दिल्ली में 1961 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज को स्थापित किया गया, जिसे आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस कहा जाता है। भारत सरकार ने 1980 में जेल प्रशासन में सुधार लाने, वर्तमान नियमों और कानूनों का परीक्षण करने, कैदियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने तथा प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए एक न्यायाधीश A.N. मुल्ला की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय जेल सुधार समिति को नियुक्त किया। इस समिति ने 1883 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु इस समिति के सुझाव क्रांतिकारी बदलाव से संबंधित नहीं थे। फलतः जेल व्यवस्था में आंशिक सुधार ही संभव हो सके। हम इस समिति के सुझावों को हम अगले कंटेंट में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम बस यहाँ पर चूंकि हिस्ट्री की बात हो रही है, इसलिए हम लोग मूल बात पर रहें कि इस कमेटी के जो सुझाव थे वह बहुत क्रांतिकारी बदलाव से संबंधित नहीं थे, इसलिए इस समिति के सुझाव से कुछ आंशिक ही सुधार संभव हो पाया। उपरोक्त ऐतिहासिक विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय कारागृहों में समय समय पर थोड़े थोड़े बदलाव लाए गए,
किंतु मोटे तौर पर कारागृहों में अब भी सुधार संबंधी नीति के स्थान पर दंड नीति ही अपनाई जाती है। ये आज का भी दिन है कि अब ही भी सुधार का पुट कम है, सुधार की जो है वो नीति कमजोर है, और दंड देना ही जो है वो जेलों का ज्यादा प्राइमरी वर्क बना हुआ है। कारागृहों में पाई जाने वाली भयावह स्थिति का वर्णन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है। उनके अनुसार आजीवन कारावास वालों को कारागृहों में वर्षों तक किसी व्यक्ति या जानवर तक का मुंह देखने को नहीं मिलता। बाहरी समाज से इनका संपर्क सर्वथा समाप्त हो जाता है। जीवन का नित्य क्रम उनके लिए मशीन जैसा बन जाता है और वे स्वचालित यंत्र की तरह कार्य करते रहते हैं। समय समय पर उनके शरीर का भारोत्तोलन होता है, किंतु उनके मन और आत्मा का भारोत्तोलन नहीं होता, जो दमन और अत्याचार के भयानक वातावरण में मुरझाते जाते हैं। मृत्युदंड के विषय में विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं और जो सही भी प्रतीत होते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में आजीवन कारावास भोगी अपराधियों की स्थिति मृत्युदंड से उत्तम है। ये विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, जो खास तौर पर वो खुद भी वर्षों तक जेलों में रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो अनुभव जेलों के अंदर उन्होंने महसूस किया था और देखा था, उसके आधार पर इन्होंने कहा, और इनका तो जजमेंट है कि आजीवन कारावास की तुलना में मृत्युदंड थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आजीवन कारावास में व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और भी जो तरीके से जो है टूट सा जाता है, वो आदमी नहीं मशीन हो जाता है। तो उससे तो अच्छा है कि आदमी ना रहे, उससे तो अच्छा है कि जो है उसे मृत्युदंड ही मिले। ये विचार नेहरू जी के थे। और लेकिन अब समय बहुत गुजर चुका है। ये आज़ादी के पहले ब्रिटिश टाइम के जेलों की बात है। तब से लेके अब तक काफ़ी बार बदलाव हो चुका है। काफ़ी तरह की सुविधाएं जेलों में प्रदान की जा चुकी हैं और उसका असर भी पड़ा है। अब जैसे प्रोबेशन, पैरोल, प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, मेल जोल, काम का घंटा और मजदूरी इत्यादि की बदौलत कारागृहों की प्रकृति जो है सुधार गृह के लगभग समरूप हो चली है। वर्तमान समय में भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के कारागृह पाए जाते हैं। पहला जो टाइप है वह है अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृह, जिसको कहते हैं मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स। एक राज्य में इस प्रकार के कारागृह 3 तरह का होता है। इसमें से पहला है केंद्रीय कारागृह, जिसको सेंट्रल जेल कहा जाता है, जिला कारागृह, और तीसरा है उप कारागृह। संपूर्ण कारागृह विभाग का मुख्य प्रबंधक और कार्य संचालक कारागार महानिरीक्षक, जिसको आईजी प्रिजन कहा जाता है, यह उप महा कारा निरीक्षक की मदद से, इसके नीचे होता है उप महाकारा निरीक्षक, इसकी मदद से कारागार के प्रशासन का कामकाज देखता है। केंद्रीय कारागृह का प्रमुख जो होता है वह सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक कहलाता है। जिला कारागृह का प्रमुख जो है वह डिप्टी सुपरिटेंडेंट या उप अधीक्षक कहलाता है, तथा उप कारा का जो प्रमुख होता है वह सहायक अधीक्षक या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहलाता है। प्रत्येक कारा में जेलर, डिप्टी जेलर, उप जेलर, वार्डन तथा डॉक्टर नियुक्त होते हैं। अच्छे चाल चलन वाले कैदियों से भी जेल प्रशासन में मदद ली जाती है तथा उन्हें भी अलग अलग पद प्रदान किए जाते हैं, जैसे प्रहरी, दरोगा, निरीक्षक इत्यादि नामों के पद जो हैं उन्हें भी प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय कारागृह में कल्याण पदाधिकारी भी नियुक्त होता है, जो समाज कल्याण विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। वो देखता है कि कैदियों के कल्याण संबंधी कोई चूक तो नहीं हो रही है और उसकी रिपोर्ट वो सीधा अपने विभाग अर्थात समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करता है और वहां से वो सरकार तक जाता है। विभिन्न तकनीकी कार्यों के लिए, जैसे कि बढ़ईगिरी के लिए, लोहारी के लिए, बुनाई के लिए, सिलाई के लिए, चर्मकारी के लिए
प्रशिक्षक और इंस्ट्रक्टर, जिसको अनुदेशक कहते हैं, भी कारागृहों में नियुक्त किए जाते हैं। अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृहों में बंदी को आयु, लिंग, मानसिक अवस्था, दंड की प्रकृति इत्यादि के आधार पर अलग अलग रखने का प्रावधान है। राजनीतिक और प्रशासनिक बंदियों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था होती है, जिन्हें व्यक्तिगत साधनों से भोजन, वस्त्र, पुस्तक और समाचार पत्र आदि प्राप्त करने की अनुमति होती है। इसके अलावा कैदियों को दंडित माने कन्विक्टेड तथा विचाराधीन अंडर ट्रायल की दृष्टि से भी विभाजित कर अलग अलग रखा जाता है। दूसरा जो है श्रेणी जेलों का, उसको कहते हैं मध्यम सुरक्षा वाले कारागृह, इसको मीडियम सिक्योरिटी प्रिजन्स, इसको आदर्श कारा भी एक कहा जाता है। अधिकतम सुरक्षा वाले जेलों में कुछ कमियां होती हैं, जैसे इनकी दिनचर्या जो है वह एक समान होती है। इस कारण से किसी एक कैदी का कोई व्यक्तिगत उपचार किया जाना संभव नहीं होता है। इसके अलावा उन्हें कार्य करने का कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिल पाता। इन कमियों को दूर करने के लिए हर राज्य में कम से कम एक आदर्श कारागृह को स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस कारा में उन कैदियों को स्थानांतरित कर लाया जाता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुशंसित होते हैं। इनके चाल चलन का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उम्र 21 से 25 के बीच का होना चाहिए। आदर्श कारा में कैदियों के लिए पढ़ना, सीखना, मजदूरी पाना तीनों की व्यवस्था होती है। कैदियों की पंचायत भी इन काराओं में स्थापित की जाती है ताकि उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जा सके। तीसरे टाइप का जो जेल है वह न्यूनतम सुरक्षा वाले कारागृह, जिसको कहते हैं मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स। ये खुले कारागृह या बंदी शिविर, जिसको कहते हैं ओपन या वॉललेस प्रिजन कहलाता है। यह एक ऐसा कारागृह है जो सुरक्षा, संगठन, बाहरी लोगों से मिलने की आजादी, दिन में बाजार जाने की आजादी इत्यादि के दृष्टिकोण से खुला माना जाता है। इस प्रकार के कारा का निर्माण अन्य कारागृहों के बोझ को कम करने तथा न्यूनतम बंदिश के माहौल के आधार पर कैदियों का उपचार करने तथा समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से ये स्थापित किए जाते हैं। कृषि संबंधी कार्यों का भी प्रशिक्षण इनके उद्देश्यों में शामिल है। हम बाद में इसी यूनिट में आगे इस पर डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको ओपन प्रिजन के बारे में हम एक अलग से कंटेंट आपको बनाएंगे और उस पर आपकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बस सिर्फ इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी बात ही आपको लिखनी है। अब हम इसको समराइज करते हैं। ऊपर जितनी भी बातें आपके सामने आई उन सबके आधार पर जो विवेचित किया गया उसके आधार पर कहा जा सकता है कि लगभग 200 वर्षों में कारागृह सुधार की लंबी श्रृंखला चली है और कारागृहों को संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों ही दृष्टियों से बदला गया है। अब ज्यादातर जेल व्यवस्था से जुड़े चिंतक भारत के जेल सुधार कार्यक्रमों से कुछ हद तक संतोष जताते हैं। फिर भी हम अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुधार के पैमाने हैं उसकी दृष्टि से या उस स्केल के दृष्टि से हम अभी काफी पीछे हैं। हमें और भी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो हम लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं, हमारी सरकारें लगी हुई हैं कि हमारे जेल भी जो हैं वह हर जेल जो है एक आदर्श जेल के रूप में रूपांतरित हो जाए। तो अभी आपको हमने इस पर आपको एक विस्तार से बताया भारत में कारागृहों के इतिहास के बारे में। हम समझते हैं कि ये एक फुल लेंथ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इस पर हमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उस पर आप नोट्स बनाएंगे। खास तौर पर इस पर साल को याद रखिएगा, जो ईयर बेंचमार्क जो बनाया गया है, और वो हमने जितना भी आपको बताया है वो एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बताया है। तो आप ओवरलैप मत करिएगा कि हर सुधार जो है वो आगे के लिए एक नया सुधार का रास्ता खोलता है। हर समिति जो सुझाव देती है उससे कुछ सुधार होता है और फिर दोबारा कुछ नई समितियां बनती हैं जो नए तरह के सुधार को प्रस्तावित करती है। तो इस तरह से हम पाते हैं
कि भारत में जो कारागृह का जो सुधार है वह एक बहुत लंबी चलने वाली और लगभग 200 साल से ये आप देखेंगे कि सुधार की प्रक्रिया जो है वह लॉर्ड मेकाले के ज़माने से शुरू हुई थी, जो 1836 में चली थी। और आप देखो 1836 से 1936 और 2020 आ गया है, तो ये प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है और हम लगातार चरणबद्ध तरीके से जेलों को जो है इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वह ज़्यादा बेहतर हो। हम अगले कंटेंट में आपको बताएंगे कि क्या जेलों की सुधार और उसकी व्यवस्था के लिए क्या कोई एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई है और उस नेशनल पॉलिसी में क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या क्या कंटेंट हैं उसमें, और फिर आज के डेट में उस नेशनल पॉलिसी का क्या असर हो रहा है, वो किस हद तक अमल में लाया जा रहा है। तो हम वो वैसे तो अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमने यहाँ आपको एक लिंक किया कि इन सुधारों के प्रभाव स्वरूप ही भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा है कि वो एक नेशनल पॉलिसी जो है जेलों के सुधार से संबंधित एक नेशनल पॉलिसी जो है डेवलप करे और उस पॉलिसी को मानना और उसके अनुरूप जेलों को ढालना वो पूरे भारत के हर राज्य के लिए भी जो है एक रोल मॉडल का काम करेगा। उसी पॉलिसीज के गाइडलाइंस अंडर मैंने जो गाइडेंस में वो अपने यहाँ सुधार करेंगे। तो आपको मैंने बताया, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर का कुछ हिस्सा समझ में जरूर आया होगा। और याद रखिएगा कि ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और आपको एक हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से ही इसकी व्याख्या करनी है और हर कुछ साल पर जो संशोधन प्रस्ताव आता है उसको कैसे लागू किया गया और वो सारी बातें आपको दर्ज करनी है। तो आज के इस कंटेंट में बस इतना ही। अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपको ऑल द बेस्ट।